हेलो जूनियर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टिप्स फॉर नीट। दोस्तों आज हम बात करेंगे 11th के टॉपिक्स, मतलब 11th का बायो में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, और फिर चैप्टर में भी कहाँ कौन सा एरियाज ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और हम अगर अभी से 2 महीना मानते हैं, 1 अगस्त को अगर नीट है तो अभी से हमारा, अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया अभी बायोलॉजी, तो अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं गया है। 2 महीने में बायोलॉजी को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। कैसे? क्विज चैप्टर को पहले पकड़ना है, क्या कैटेगरीज बनाना है। मैंने पूरा ये बायोलॉजी 11th का मैं बात कर रहा हूँ, 12th का मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, अभी मैं सिर्फ 11th वाला टॉपिक चैप्टर्स को ले रहा हूँ। तो 11th के जितने भी, आपको पता है 11th एनसीईआरटी में टोटल 22 चैप्टर्स है। तो 22 चैप्टर्स को जैसे वहाँ एनसीईआरटी में बांटा है 5 यूनिट्स में, मैं भी उसी तरह 5 यूनिट्स में बांटा हूँ। और 5 यूनिट्स फिर देखेंगे कि सबसे पहले आपको कौन सा यूनिट टच करना चाहिए। मतलब कभी होता है कि हम लोग शुरू से ले जाते हैं, द लिविंग वर्ल्ड से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो एकदम शुरू से अंत तक करेंगे। वैसे भी कोई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो अपना तरीका बता रहा हूँ वो बेस्ट है, उसको अपनाइए। उससे अगर उस तरह अगर आप कवर करेंगे तो आपका मोरल बूस्टअप होगा, क्योंकि जब देखेंगे कि आप शुरू से पढ़े, मतलब एक यूनिट ही में आपका पूरा आधा से ज़्यादा 11th का चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर स्कोरिंग है, किस में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग किससे कितना वेटेज रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्कोरिंग चैप्टर्स इन 11th बायोलॉजी, ठीक है, इसमें मैंने जो 5 यूनिट बनाया है, जैसे बुक में था, तो ये यूनिट जो है, यूनिट 1 जो है वो सबसे लास्ट में है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले कर रहा हूँ। अगर अभी 2 महीना है तो आपको देख रहा होगा कि ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एमबीबीएस सब्जेक्ट के लिए बहुत, मतलब आगे आप जब एमबीबीएस करेंगे तो वो प्लांट एनिमल्स वाला जो था किंगडम, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, वो सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बींग वो इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे ये वाला जो है 5 यूनिट, 7 चैप्टर है इसमें, ये 7 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको ये यूनिट पकड़ना है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, तो पहले आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पे जाइए। इससे वेटेज रहता है 2 to 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चन। ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज जैसे 1 to 2 क्वेश्चन इसमें रहता है, 1 to 2। ठीक है, बॉडी एंड सर्कुलेशन इसमें भी 1 to 2 रखिए। एस्क्रीशन 2 to 3, लोकोमोशन 2, न्यूरल कोऑर्डिनेशन इसमें रहता है आपका 2 to 3, 4 भी रह सकता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट 2.2 और 3। तो ये टोटल, ये जो यूनिट का बात हम लोग करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा यूनिट है। अगर आप इसे इस यूनिट को आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 1/4, मतलब 11th का 1/4 सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो इसमें 7 जो चैप्टर है, 7 चैप्टर में जो भी 2 से 3 वाला है, ये वाला जो भी वेटेज है, वो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब कि आपको बहुत बार रीडिंग लगाना है, एक एक लाइन याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड ढेर सारे एमसीक्यूज करना है। ठीक है, ये 1 से 2, ये 1 to 2 वाले जो है वेटेज वाले, इसको भी पढ़ना है, पर मतलब ये भी अच्छा है, मतलब आपको इस पर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पर कंपेरेटिवली मतलब ये सब में, जैसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, इसमें क्या होता है कि आपका, मतलब ये सीएनएस बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारा एनसीईआरटी में क्या है, बहुत कंसाइज वेज में दिया हुआ है। तो इसका इसीलिए ये वाला जो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हर एक लाइन पे, मतलब एक लाइन बहुत सारे लाइन को अपने अंदर रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए एक एक लाइन को आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर हार्मोन का आपको पता होना चाहिए फंक्शन, उसका मतलब ओवर हो जाने पे क्या होगा, कम हो जाने पे बॉडी में क्या होगा, सारे डिजीजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये दोनों चैप्टर। इसमें फिर आपको इसमें जॉइंट्स वाला टॉपिक, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, बाकी एक्सक्रीशन तो आपको पूरा अच्छा से पढ़ना ही होगा। डाइजेशन है, मतलब ये वाला जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके एमबीबीएस, आगे एमबीबीएस में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये वाला यूनिट में तो मतलब सारे चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा, पर ये जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और ये इसमें, हाँ, ये दोनों चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसके एक एक लाइन में मतलब बहुत कंसाइज वे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, बाहर नहीं पढ़ना है।
फिर आते हैं हम यहाँ पे यूनिट 2 में। ये तो यूनिट 2 में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आता है हमारा, मिनरल न्यूट्रिशन आता है, फोटोसिंथेसिस आता है, रेस्पिरेशन आता है, प्लांट ग्रोथ। तो इसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ठीक है, डिफ्यूजन वगैरह जो भी है आपका वो प्रोसेसेस वगैरह वो देख लीजिएगा एग्जाम्पल्स के साथ। ये इसमें जो आपका हम वेटेज बोलेंगे 1 to 2 क्वेश्चन रहता है, मिनरल न्यूट्रिशन में 1 to 2 रहता है, फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में 2 to 3 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन 2, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन इंपॉर्टेंट 2.3, 2 और से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला जो यूनिट है इसमें आपको पकड़ना है, मतलब आप शुरू से ट्रांसपोर्ट मिनरल फिर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, इसमें आप जब ट्रांसपोर्ट मिनरल में हो गया कि ढेरों सारे एग्जाम्पल है सारे, तो वो और लास्ट में जो वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला है मिनरल न्यूट्रिशन में उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में हर एक आपका जो रिएक्शंस है, जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सब इंपॉर्टेंट है। फिर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो साइकिल्स है, वो सब मतलब ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। सब चीज़ में एकदम टेबल्स वगैरह स्टेप्स सब अच्छे से देखें। रेस्पिरेशन इन प्लांट, इसमें भी जो आपका सब इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए रेस्पिरेशन से, क्योंकि इससे मतलब न्यू क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब दो जो चैप्टर है इसमें क्या होता है कि बहुत सारा मतलब साइकिल है, प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें नया टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करने का कोशिश करता है एग्जामिनर, तो इसलिए ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है, इसमें जितना भी 5 गो आपका हार्मोन दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, ढेरों सारे एग्जाम्पल है, एक लाइन याद हो जाना चाहिए। तो इस तरह आप इसमें ये वाला जो यूनिट 2 में मैंने जो कैटेगरी रखा है इसमें आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आता है फिर यूनिट 3 में आप चले जाइए एकदम शुरू में, ठीक है। अब जब देखिएगा कि यूनिट 1 और यूनिट 1 और यूनिट 2 ने जब आप कर लेंगे तो 11th का हाफ ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, हाफ ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। फिर आप आ जाइए यूनिट 3 पे, लिविंग वर्ल्ड 0 to 1। कभी क्वेश्चन आता है नहीं आता है, इसमें उतना ध्यान नहीं देना है, मतलब पढ़ लेना है, 2-3 बार रीडिंग मान लीजिएगा वो सफिशिएंट है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, 2 to 3 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम 2, एनिमल किंगडम 2 to 3, ठीक है। तो ये वाला जो तीनों है इसको एक अच्छे से रीडिंग मान लीजिएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब में आपको ध्यान देना है। एनिमल किंगडम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप कोचिंग लिए होंगे, कोचिंग के मॉड्यूल में मतलब क्या बोलूँ मैं, एकदम PhD करवा के रखता है, ठीक है, उतना नहीं पढ़ना है। एनिमल किंगडम आप NCERT से पढ़िए और वो सफिशियंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, अगर वो क्वेश्चन बाहर जाएगा तो वो सबके लिए बाहर जाता है, ठीक है। और वो आप जब देखिएगा थोड़ा मोड़ा जो टेस्ट सीरीज आप दीजिएगा तभी वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो इसमें हो जाता है कवर, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, हमेशा आपको NCERT ही पढ़ना है। इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको अच्छे से पढ़ना है, सारा क्लास जो है फंगाई, एल्गी, वो सब, ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स वगैरह। प्लांट किंगडम में आपका जो गैमेटोफाइट है, ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब अच्छे से पढ़ना है आपको, सारा एग्जाम्पल, ठीक है, एक एक लाइन याद हो जाना चाहिए। तो इसमें आपको ये तीनों चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल अगर मैं बोलूँ तो ये वाला जो सेगमेंट से है आपका 6 to 7 क्वेश्चन रहेगा। अब यूनिट 4 पे आ जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेल आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में, बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड डिवीजन, सेल यूनिट एंड लाइफ, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स में एग्जांपल्स वगैरह देख लेना है, ठीक है। सेल साइकिल एंड डिवीजन, तो इसमें आपका डिफरेंट फेजेस और देख लेना है उसमें क्या सेल में क्या चेंजेस हो रहा है, न्यूक्लियस का क्या चेंजेस हो रहा है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 5 to 6 क्वेश्चन बनेगा। इसमें सेल अगर बोले तो 2 से 3, बायोमोलिक्यूल 2 रख लीजिए, सेल साइकिल एंड डिवीजन से भी 2, तो 5 to 6 ओवरऑल इसका वेटेज होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा लास्ट यूनिट भी बचेगा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी बहुत सारा ढेरों एग्जाम्पल है, आप 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 2 क्वेश्चन आप लेके चलिए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इससे भी आप 1 से 2 क्वेश्चन लेके चलिए, ठीक है। तो इसमें मॉर्फोलॉजी वाला प्लांट आपको बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला हो जाता है मॉर्फोलॉजी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। और एनाटॉमी में आपका वही हो जाएगा, फिर जो टिश्यूज वगैरह और उसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ उसके लोकेशन होते हैं, वो एनाटॉमी में वो सब देख लीजिएगा। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनिट 5 में, और ये वाला फिर इसमें आपका जो कॉकरोच वगैरह है वो देखना होता है। तो ये वाला जो यूनिट है इसमें से आपका आ जाता है 6 to 7 क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला यूनिट 1 में जो था वो आपका
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका आगे भी फ्यूचर में काम देगा, ठीक है, MBBS में आपका काम देगा, तो इसको और अच्छे से पढ़ना है। और ये वाला टोटल आपका 12 to 13 क्वेश्चन का वेटेज बनता है इसमें, ठीक है। इसमें फिर आपका आ जाता है सेकेंड यूनिट, तो सेकेंड यूनिट में भी आ जाता है आपका 7 to 8 क्वेश्चन का वेटेज। तो इसमें आपको बता दिया कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में नया क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। और ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला टोटली एग्जाम्पल बेस्ड होता है, तो ये वाला चैप्टर। और जब आप यूनिट 1 और यूनिट 2 कर लेंगे तो एकदम आपका हाफ ऑफ सिलेबस 11th का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों यूनिट आप अच्छे से मतलब कर सकते हैं, 15-15 डेज लगेगा, 15 डेज के अंदर आप ये दोनों अच्छे से कर सकते हैं। तो आपके पास अगर 2 मंथ का अगर हम रखते हैं विथ MCQs आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई करके मतलब रिवीजन कर देना, मतलब खाली रीडिंग करके छोड़ देना है, साथ में ही MCQs करिए। और फिर ये लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब में अभी एग्जाम्पल बहुत होता है। एनिमल किंगडम में लिविंग वर्ल्ड को आपको जस्ट 2-3 बार रीडिंग मार देना है, इससे क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो इससे आ जाता है आपका 6 to 7 का क्वेश्चन का। और सेल यूनिट ये वाला फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यूनिट, क्योंकि इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम सब कुछ याद होना चाहिए। एक्चुअली NCERT ही पूरा इंपॉर्टेंट है, पर मैं उसमें आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में आपको ज्यादा ध्यान है। जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सबसे नया क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो इसको आपको ज्यादा अच्छे से समझना है, बस याद नहीं करना है, इसको समझना है, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ बाद में कि लिविंग वर्ल्ड आप रीडिंग मार दिए छोड़ दिए चलेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए चलेगा, प्लांट किंगडम चलेगा, एनिमल किंगडम ये सब चलेगा। पर ये सेल्स वाला, सेल साइकिल एंड डिवीजन में आपको थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। बायोमोलिक्यूल याद करने वाला है, सेल साइकिल ये भी याद करने वाला है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ये सब टोटली याद करने वाला है, ठीक है। इसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें फिर आपका ब्रीदिंग और एस्किरेटरी, ये सबसे नया क्वेश्चन फ्रेम होने का कोशिश करता है एग्जामिनर। जो भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि NCERT 90 क्वेश्चन होता है, उसमें 84 क्वेश्चन NCERT से रहता है, बाकी 5-6 क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग बाहर से, लेकिन वो NCERT से ही रहता है। वो जस्ट नया क्वेश्चन बनाता है कि वो आपको वो कहीं दिखा नहीं, तो वो बोलते हैं कि जस्ट क्वेश्चन बाहर से आ गया। एकदम टोटली होता है 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है कि मतलब बाहर से रहता है, पर एकदम ही मतलब लाइन से रिलेटेड आपको रहेगा। NCERT वगैरह अच्छे से आप डीपली समझ के पढ़िएगा, तो वो जो 3-4 क्वेश्चन भी आप 85 to 86 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आइएगा। तो ये क्वेश्चन रहा, ये आप जो 11th वाला है आप ऐसे करिए, पहले यूनिट को डिवाइड कर लीजिए और साथ में यूनिट का फिर चैप्टर वाइज MCQ आप ट्राई करिए। और जब आप देखेंगे एक मंथ में आपका ये 11th वाला टॉपिक हो जाएगा। तो ये रहा आज का, मैंने बताया है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज रहता है और कौन कौन से चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्यों, मतलब जैसे मैंने बोला कि जो चैप्टर से नया क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वो आपको डीपली अच्छा से समझना है। याद करने वाला चैप्टर मैं बोल दिया कि उसमें जो इतना ज़्यादा एग्जाम्पल है वो सब याद करना है। जैसे कि मैं बार बोल रहा हूँ वो वाला चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, तो वो चैप्टर अच्छा से करना है। तो ये रहा 11th का। 12th का मैं बात बताऊंगा कि 12th में आपको कौन सा चैप्टर में कितना वेटेज रहता है और कितना में कौन सा चैप्टर को कैसे फोकस करना है। या ये था आज का 11th का। 11th का आप एक मंथ में अच्छे से कर सकते हैं 11th का टॉपिक को। अगर अभी तक आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया है तो आप फिर से स्टार्ट कीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए, एक मंथ का प्लान बनाइए, स्ट्रैटेजी, और इसको लग जाइए, ठीक है, और टेस्ट दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं बात करूंगा 12th का बायो का, फिर आएगा केमिस्ट्री में टॉपिक 11th 12th, फिर फिजिक्स का 11th 12th, इस तरह सारे टॉपिक में वेटेज का बात करेंगे और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ ज़्यादा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब बातें करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। घर में रहें अच्छे से लॉकडाउन में, स्टडी हार्ड। थैंक यू।